नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, यानी सुनने और बोलने का कौशल। जिस प्रकार बच्चा सुनता है, जैसा बच्चा सुनता है वैसा ही वह बोलता है, और किस प्रकार वह जैसा जिस शब्द को जैसा सुनेगा वैसा ही वह आगे जाकर बोलेगा। तो ये किस प्रकार से इसकी स्किल होती है, किस प्रकार इसमें दक्ष वो होता है, यह भाषाई दक्षता है। और इसके लिए हमें पहले भाषाई दक्षता को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि भाषा एक कला है, कौशल है, भाषा शिक्षण का अर्थ है। बच्चों को भाषाई कौशलों, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने में दक्ष करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, आपके जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम वाला जो सब्जेक्ट है उसमें ये चारों हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इस आपके इस पेपर में, आपके जो बीईसी वाला पेपर है, उसमें केवल सुनने और बोलने का कौशल है। चारों में सबसे पहले वो जैसे सुनेगा वैसे बोलेगा, वैसे ही पढ़ेगा और वैसे ही लिखेगा। सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने में दक्ष करना भाषाई कौशल आवश्यक है। बालक मातृभाषा अनुकरण से स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। विद्यालय में भाषा के सर्वमान्य रूप से परिचित करवाया जाता है। भाषा के विकास क्रम में मानव समाज ने सर्वप्रथम अपने मनोवेगों, भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अर्थपूर्ण ध्वनियों का विकास किया। यानी उस ध्वनियों का कोई अर्थ, जो हम बोलते हैं उस ध्वनि का कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे हमने बोला कलम, 3 अलग अलग वर्ण हैं, क, ल और म, कलम यानी पेन। इसके अर्थ से हम पेन जिसे हम लिखते हैं उससे हम अर्थ लेते हैं, तो वो एक अर्थपूर्ण ध्वनि है। हमने इसने तीनों अक्षरों से मिलकर एक दूसरी ध्वनि बनाई, कमल। वो शब्द बनाया अर्थपूर्ण, कमल, वो भी अर्थ है। लेकिन अगर इसको ल, म और क के अर्थ में लेते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। यानी अर्थपूर्ण ध्वनियों का विकास किया। इसके पश्चात इस अर्थपूर्ण ध्वनियों को विशेष क्रम में प्रस्तुत करके वाक्य का रूप दिया। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए मूल ध्वनियों का विश्लेषण करने के पश्चात उसके लिए एक शब्द विशेष चिन्ह निश्चित किया गया। इन चिन्हों के समूह को हम भाषा की लिपि कहते हैं। जैसे हम हिंदी भाषा में, हिंदी की हमारी लिपि है देवनागरी लिपि, ये एक लिपि है। हम इसी को, जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिया भाषा, तो इसको भाषा को ब और आ की मात्रा लगा के और ए, श और आ की मात्रा लगा दी तो वो देवनागरी लिपि में हुआ। लेकिन उसी को अब अगर हम लिखते हैं BHASHA, वो भी भाषा, उसी को हम भाषा पढ़ेंगे, लेकिन वो किस में हुआ? रोमन लिपि में हुआ। तो ये लिपि एक चिन्ह, हर एक लिपि में उनके चिन्ह होते हैं। भाषाई दक्षताएं, जिसको अपन कहते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा प्रयोग में 4 क्रियाएं या 4 दक्षताएं शामिल होती हैं। भाषा को बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। यदि इसका विश्लेषण किया जाए तो हमें भाषा शिक्षण के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के कथन, भाषण आदि को सुनकर उसका अर्थ, आशय और भाव को समझते हैं। अपने विचारों, भावों और उद्देश्यों को भाषा में बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अन्य व्यक्तियों द्वारा लिखित भाषा को हम समझते हैं। अपने भावों, विचारों को लिपिबद्ध रूप में अभिव्यक्त करने की हमें क्षमता पैदा। इन्हीं दक्षताओं के विकास हेतु सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल का अभ्यास कराया जाता है, जिससे छात्र इन क्रियाओं पर अधिकार प्राप्त कर सके। बच्चों को बचपन में जो छोटी कहानियाँ, बाल गीत सुनाए जाते हैं, वह वास्तव में बच्चे को सुनने के कौशल के विकास और दक्षता के लिए सुनाई जाती थी। बोलने की शक्ति का विकास करने हेतु अध्यापक उससे उसके घर के विषय में वार्तालाप करता है, जैसे कि उसके खिलौने के बारे में, माता पिता, भाई बहन, पड़ोसियों एवं दोस्तों के बारे में जो वार्तालाप किया जाता है, उससे न केवल श्रवण कौशल का विकास होता है बल्कि वाचन कौशल में भी बच्चा दक्ष हो जाता है। पढ़ना, लिखना, सीखना विद्यालय का मुख्य कार्य माना जाता है। पढ़ना सार्थक क्रिया है, इससे कई तरह के कौशल निहित होते हैं। अध्यापक पाठ्य पुस्तक का शुद्ध एवं सस्वर वाचन करता है, शब्दों का अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग बताता है, पढ़े हुए अंश पर प्रश्न करता है और उसके उत्तर देना सिखाता है। अनुच्छेदों का मौन पठन कर उनके विचारों को समझने की दक्षता पैदा करता है। इस तरह वह बालक में श्रवण, वाचन और पठन कौशल का विकास करता है।
हिंदी भाषा में लिखने का कार्य देवनागरी लिपि के सभी वर्णों को शुद्ध लिखने से शुरू किया जाता है। उसके पश्चात संयुक्ताक्षर एवं छोटे छोटे वाक्यों को लिखने का अभ्यास कराया जाता है। सुलेख, आलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख आदि का अभ्यास भी उत्तरोत्तर क्रम में छात्रों से करवाया जाता है। इसके पश्चात छोटी छोटी कहानियाँ लिखना, वर्णनात्मक लेख लिखना आदि बच्चों को सिखाया जाता है। इस समस्त अभ्यास का उद्देश्य बच्चों में भाषाई दक्षताएं पैदा करवाना होता है ताकि वह भाषाई कौशल में दक्षता प्राप्त कर सके। हमारे यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं सुनना या श्रवण कौशल। सामान्यतः कानों द्वारा ध्वनियों को ग्रहण करने और मस्तिष्क द्वारा उसको अनुभूत करने को सुनना अथवा श्रवण कहते हैं, परंतु भाषा के संदर्भ में सुनने का अर्थ होता है मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाषा एवं विचारों को सुनकर समझना। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति हमारे सामने अपने भाव और विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तो हम उसे सुनकर उसके भाव एवं विचार समझते हैं और ग्रहण करते हैं। तो हमारी ये क्रिया सुनना अथवा श्रवण कहलाती है। यह बात दूसरी है कि हम यथा भाव एवं विचार किस सीमा तक समझते हैं और ग्रहण करते हैं। सुनने के आवश्यक तत्व या उसके आधार क्या हैं? मौखिक भाषा सुनने और सुनकर उसका अर्थ और भाव समझने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें सुनने के आवश्यक तत्व या आधार कहते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। श्रोता के श्रवणेंद्रिय यानी कान, श्रोता की भाषा के ध्वनियों, ध्वनि समूहों एवं शब्दों का ज्ञान। श्रोता को उस भाषा की ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए, ध्वनि समूहों का ज्ञान होना चाहिए यानी शब्दों का और वाक्यों का ज्ञान होना चाहिए। श्रोता में मूल ध्वनियों एवं ध्वनि समूहों में अंतर करने की योग्यता होनी चाहिए। श्रोता को मूल ध्वनियों में और ध्वनि समूहों में अंतर करने की योग्यता होनी चाहिए। और श्रोता में सुनने की तत्परता, सुनने में उसकी रुचि और अवधान, सुनने कितना सुनना, तत्पर कितना है सुनने को, और सुनने में उसकी रुचि कितनी है, या उसके अंदर कोई अवधान तो नहीं आ रहा है, उसके अंदर कोई व्यवधान तो नहीं आ रहा है, ये भी एक तत्व है। श्रोता में धैर्यपूर्वक या पूर्ण मनोयोग से सुनने की आदत होनी चाहिए और श्रोता में सुनी हुई सामग्री का अर्थ और भाव समझने की योग्यता भी होनी चाहिए। श्रोता में बोलने वालों के हाव भाव के अनुसार अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता भी होनी चाहिए। दूसरा है, हमें श्रवण कौशल का विकास किस प्रकार होता है? बच्चों में सुनना श्रवण कौशल के विकास का अर्थ है उन्हें मौखिक भाषा सुनाकर उसके अर्थ एवं भाव को समझने की क्रिया में उनको निपुण करना, और उसके लिए आवश्यक है कि उनमें सुनने के आवश्यक तत्वों का विकास किया जाए। जहाँ तक मातृभाषा के संदर्भ में सुनने के कौशल के विकास का प्रश्न है, इसका कुछ विकास तो बच्चों में विद्यालयों में प्रवेश लेने से पहले ही हो चुका होता है, परंतु उसकी अपनी सीमा होती है और ये सीमा बहुत छोटी होती है। विद्यालयों में बच्चों को मातृभाषा के सर्वमान्य रूप को सुनने और सुनकर उनका अर्थ एवं भाव समझने में दक्ष किया जाता है। इसके लिए हमें विद्यालय शिक्षा के भिन्न भिन्न स्वरों पर भिन्न भिन्न कार्य करने होते हैं। श्रवण कौशल के विकास में बोलने का लहजा, शैली एवं भाषाई विविधता और इसका प्रभाव, सुनकर ज्ञान प्राप्त करना एक मानवीय प्रवृत्ति है। श्रवणनीय सामग्री का सुनकर अर्थ ग्रहण करना, भाषा सामग्री सुनाकर अर्थ ग्रहण करना भाषा शिक्षण का पहला कौशलात्मक सामान्य उद्देश्य है। इस कौशल के विकास से छात्र में ऐसी मन स्थिति का निर्माण किया जाता है कि वह कही हुई बात को समझ सके और वक्ता के कथन में प्रयुक्त शब्दों, उक्तियों, मुहावरों का प्रसंगानुकूल भाव समझ सके। इसलिए छात्र को कथा शैलियों से परिचित करना आवश्यक है। शब्दों और वाक्यों में सार्थकता उनका प्रथम लक्षण है। सार्थक ध्वनियाँ मस्तिष्क में विचार या भाव बिंब बनाती हैं और शिक्षक उन भाव विचार बिंब को स्थूल रूप देता है। बोलने की शैली व लहजे से वक्ता के भाव एवं अभिवृत्ति प्रकट होती हैं। कहीं शब्दों में सिर्फ उस अर्थ का बोध नहीं होता बल्कि उनके लाक्षणिक और व्यंजक अर्थ का भी बोध होता है। जैसे गाय का लाक्षणिक प्रयोग सीधे साधे व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी कोई सीधा साधा व्यक्ति है उसको हम कहते हैं ये नीरा गाय है, यानी बहुत ही सीधा साधा है। तो ये लाक्षणिक और व्यंजक अर्थ, कुछ वाक्यों का व्यंग्यात्मक और हास्यार्थ अर्थ भी भिन्न होता है। अतः शिक्षक को इस कौशल में दक्ष करना आवश्यक है कि छात्र भाषा का प्रसंगानुकूल शैली और लहजे के हिसाब से बोध कर सके, यानी उसमें भाषा के लक्षणा व्यंजना जो शब्द शक्ति होती हैं उनका बोध भी उनको करवाना आवश्यक है। अतः शिक्षक को इस कौशल में दक्ष करना आवश्यक है।
छात्र भाषा का प्रसंगानुकूल शैली एवं लहजे के हिसाब से बोध कर सके, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति की भी विभिन्न शैलियाँ होती हैं। यदि वक्ता केवल अच्छा कह रहा है तो अच्छा व्यंग्यात्मक, हास्यात्मक, विस्मयात्मक और अनुमोदनात्मक आदि लहजे में कहा जा सकता है। जैसे अपन कहते हैं अच्छा, यानी वो अनुमोदन व्यंग्यात्मक है। अच्छा 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 तो वो हास्यात्मक है। अच्छा तो वो विषयात्मक है भैया, विस्मयात्मक। यानी अलग अलग, अच्छा तो अच्छा है लेकिन अलग अलग अर्थ उसके निकलते हैं, अलग अलग लहजा उसका होता है। यह श्रोता को समझना होगा कि अच्छा किस भाव से कहा गया था। शिक्षक को छात्र में अनुकूल शैली को समझने की योग्यता का विकास करना होता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें तुर्की, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और संस्कृत के शब्दों का समावेश है, और यही गुण भाषा को जीवित रखता है, क्योंकि भाषा में लगातार विकास और नए शब्दों का समावेश आवश्यक है। इसके लिए छात्रों को भाषाई विविधता से परिचित करना भी आवश्यक होता है। सुनने और बोलने के कौशल के स्रोत और सामग्री। श्रवण एवं वाचन कौशल का विकास भाषा शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस कौशल के विकास के लिए शिक्षक नाना प्रकार के स्रोत और सामग्री का प्रयोग करता है, जो इस प्रकार हैं। सस्वर वाचन, शिक्षक के द्वारा किए गए आदर्श वाचन और कक्षा के किसी छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण को ध्यानपूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, बलाघात, गति आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इससे शिक्षक को पता रहेगा कि छात्रों का श्रवण कौशल, पठन और वाचन कौशल कितना विकसित हो रहा है। श्रुत लेख, इससे श्रवण कौशल के प्रतिष्ठण एवं विकास पर ध्यान दिया जा सकता है। श्रुत लेख शुद्ध लिखने के अभ्यास के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। श्रुत लेख के अंतर्गत बालकों को सुनकर लिखना होता है। जो बालक ध्यानपूर्वक सुनेगा वह समस्त सामग्री को सही और शुद्धता के साथ लिख सकेगा, लेकिन जो छात्र ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास नहीं करेगा उसके लेख में शब्द या वाक्यों को छूटने का भय बना रहेगा। श्रुत लेख सामग्री छात्रों के मानसिक और बौद्धिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। भाषण, श्रवण का प्रशिक्षण देने हेतु भाषण का भी अभ्यास कराना लाभकारी होता है। छात्रों को पहले से ये बताना उचित होता है कि भाषण के बाद उससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो सभी छात्र भाषण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाद विवाद, श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने हेतु वाद विवाद क्रिया बहुत ही सार्थक और सशक्त होती है। इस क्रिया में भाग लेने वाले छात्रों को बहुत सचेत रहना पड़ता है। अगर वे ध्यान से नहीं सुनेंगे तो प्रतिपक्षी वक्ता के छात्रों प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहेंगे। वाद विवाद के समाप्त होने पर अन्य छात्रों से प्रश्न करने चाहिए, ताकि इस बात का पता लग सके कि कक्षा में कितने छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, शिक्षक को छात्रों से पठित सामग्री पर प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों के उत्तर से यह जांच हो जाएगी कि छात्र सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछे जाने से छात्र भी सावधान हो जाएंगे और कक्षा में शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कहानी कहना या सुनना, सर्वप्रथम शिक्षक बालकों को कहानी सुनाए तथा बाद में उससे सुने। इससे ज्ञात हो जाएगा कि छात्रों ने कहानी ध्यानपूर्वक सुनी या नहीं। बालक कहानी सुनकर अपार आनंद लेते हैं, इसलिए बालकों का ध्यान कहानी सुनने की ओर आकर्षित किया जा सकता है। मल्टीमीडिया, ग्रामोफोन से कहानी, कविता, नाटक आदि सुनकर छात्र छात्राओं की साहित्यिक रुचि पैदा की जा सकती है। शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से इसकी सहायता ली जा सकती है। टेप रिकॉर्डर के द्वारा किसी साहित्यिक कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके जब चाहे छात्रों को सुनाया जा सकता है। चलचित्र, सिनेमा में आवाज़ सुनाई देने के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं। नाटकों को बालक ध्यान से देखने के साथ साथ ध्यान से सुनते भी हैं। श्रवण कौशल के विकास हेतु चलचित्र का प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। जिस प्रकार किसी भी वार्ता आदि का टेप करके टेप रिकॉर्डर द्वारा बालकों को सुनाया जा सकता है, उसी प्रकार किसी कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर वीडियो के माध्यम से दूरदर्शन पर दिखाया जा सकता है। विद्वानों के भाषणों और विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों की कैसेट का प्रयोग किया जा सकता है। इससे श्रवण कौशल के साथ साथ भाषण कौशल को भी विकसित करने में सहायता मिलती है। रोल प्ले के माध्यम से छात्रों का श्रवण और वाचन दोनों कौशलों का भलीभांति विकास संभव है। इसमें किसी का रोल करने से पूर्व नियोजित ढंग छात्र को एक चरित्र दिया जाता है। उस चरित्र के अनुसार छात्र का उसका रोल करता है। उदाहरण स्वरूप रेल के टिकट खरीदने का, फोन पर एक मीटिंग करने का, किसी भी प्रकार का रोल प्ले करवाया जा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार संवाद, विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार के भाव को प्रकट करना है और कैसे वाचन करना है, इसके लिए शिक्षक कृत्रिम रूप से ऐसी परिस्थितियां बनाने और उसके अनुसार छात्रों को संवाद बोलने के लिए प्रेरित करें। छात्र छात्राओं को अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। शिक्षक उनको समय समय पर एवं अनुभवों को मौखिक व्याख्या करने के लिए अवसर प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त नाटक साहित्य की ऐसी सशक्त और सार्थक विद्या है
जिसके माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति के सभी गुणों का विकास होता है। इससे भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं के पात्र के चरित्र के अनुसार उचित हाव भाव, उतार चढ़ाव, प्रवाह के साथ संवाद प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। नाटक मंचन के द्वारा छात्र छात्राएं मौखिक अभिव्यक्ति की कई शैलियों को सीखते हैं। भाषा लैब यंत्रों की सहायता से भाषा सीखने का एक सक्रिय, स्वप्रयत्नपूर्ण, रोचक और उपयोगी आधुनिक शिक्षण अभिकरण है। भाषा लैब में छात्रों को अनुदेश पहले से रिकॉर्ड किए गए भाषण व्याख्यान द्वारा दिए जाते हैं। छात्र श्रेष्ठ ध्वनि यंत्रों के माध्यम से भाषा में कहे गए शब्द और वाक्य सुनते हैं। पुनः थोड़ी देर के लिए रुका जाता है, जिससे छात्र बोलने वाले के शब्दों और वाक्यों को 2 या 3 बार दोहरा सके। बाद में सुनाए गए दिखाए पाठ पर आधारित प्रश्न किए जाते हैं, उस कविता का सौंदर्य निरूपण करते हैं। इस प्रकार श्रवण और वाचन कौशल में दक्षता प्राप्त करते हैं। मौलिक सामग्री छोटे बच्चों के श्रवण और वाचन कौशल में बहुत सहायक होती हैं। जैसे कोई वस्तु दिखाकर उस पर आधारित प्रश्न कर सकते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के श्रवण कौशल और वाचन दोनों का विकास हो पाएगा। इसके अलावा छात्र मौलिक सामग्री देखकर आनंदित भी होंगे। इसके अतिरिक्त मौलिक सामग्री के माध्यम से शिक्षक और संप्रेषणात्मक वातावरण का निर्माण करता है, जिससे वह मौलिक सामग्री समस्त संप्रेषण का आधार बनती हैं। इस प्रकार हमारे जो कोश में सुनने और बोलने की जो दक्षता का विकास किस प्रकार होता है, ये हमने दिखा। थैंक यू।